ये दो गलतफहमी निकाल दो। हाँ। कि किसान ने मोदी का रास्ता रोका, इसके लिए किसान वहां पर सड़कों पर नहीं थे। किसानों ने पहले घोषणा कर दी थी हम मोदी की रैली नहीं होने देंगे, और मोदी की सभा में जो लोग जाएंगे उनको रोकने के लिए वो किसान वाकई पहले से ही सड़क पर थे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी गांव से जाएगा वो गद्दार माना जाएगा। वो सड़क पर थे ऑलरेडी। हाँ। ये नहीं है कि उनको लीक की गई कि मोदी इस रास्ते से गुजरे तो आ जाओ। मोदी जी अचानक उस रास्ते से गुजरे, ये मोदी जी वाली एक आफ्टर थॉट है। हाँ। मोदी जी के ना आने पे भी किसान वहीं मिलते। जी। तो एक तो ये बात निकाल दीजिए कि एसपीजी से सूचना लीक हो गई या पंजाब सरकार ने सूचना लीक कर दी। और दूसरा जो है, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम इशू है। हमारे देश के प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, फिरोजपुर नहीं पहुंच पाते। ये 1947 के बाद का शायद पहला वाकया है कि प्रधानमंत्री कहीं रास्ते में ऐसे अटके हों जो मजबूर हो गए हों वापस आने के लिए। इसके साथ साथ बहुत सी कहानियां हैं जो कुछ सामने आई हैं, कुछ अभी सामने नहीं आई हैं। क्या कुछ है, इस पर किसानों का कितना असर है, किसान आंदोलन का, और उसके अलावा क्या ये कोई इशारा है आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी का क्या हशर होने वाला है, इसकी तरफ कोई इशारा है? क्या कुछ है जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने चलते चलते कहा कि चीफ मिनिस्टर को थैंक यू बोल देना कि मैं जिंदा भटिंडा एयरपोर्ट वापस आ गया? इसमें भी बहुत कुछ है समझने पढ़ने के लिए। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो अपनी राय रखने में बहुत ही बेबाक हैं और अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के, और पेशे से वकील हैं। बहुत ही सजग करने वाले लोगों में से एक हैं। इसलिए हमने आज उनसे खास रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे साथ जुड़ें, हमसे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने वक्त निकाला। आज बिल्कुल अलग से एक ये स्पेशल हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री जी के साथ क्या कुछ हुआ और किस तरह से बताया जा रहा है? और आप चूंकि बहुत चीज़ें जानते हैं, मुझे मालूम है कि पीवी नरसिम्हा राव के ज़माने में आपके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी थी, तो आखिर ये जो वाक़या हुआ है फिरोजपुर के रास्ते वाला, भटिंडा से फिरोजपुर के रास्ते वाला, वो क्या कुछ हुआ, आपकी राय में क्या है? प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है मिनट दर मिनट तय होता है। उसमें लिखा होता है 11:25 पे हुसैनी वाला पहुंचेंगे, और वो जो है 11:30 बजे हुसैनी वाला से भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु का जो मेमोरियल बना है उसमें फूल चढ़ा के चल देंगे। यानी 5 मिनट का कार्यक्रम था कि मोदी जी जूते उतार के अपना फोटो शूट करा के श्रद्धांजलि देकर वापस लौटेंगे। ये कार्यक्रम इतना टाइट शेड्यूल होता है। अब मोदी जी का जो उनका ये प्रोग्राम ओएसडी की तरफ से भेजा गया राज्य सरकार को, पंजाब को और दूसरे लोगों को, एजेंसियों को, उसमें साफ जाहिर है कि ये तय था कि मोदी जी 10:30 बजे भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, और वहाँ से MI-17 हेलीकॉप्टर, वो हेलीकॉप्टर जिसमें जनरल बिपिन रावत जो है गए थे और वहाँ पर उनका क्रैश हो गया था और उनकी शहादत हो गई। अब क्या हुआ कि कल ही खबर आई कि खराब वेदर की वजह से जनरल बिपिन रावत का MI-17 ऑल वेदर प्रूफ हेलीकॉप्टर गिर गया। और ये खबर जो है एक तरह से मोदी जी या एसपीजी के जो प्रमुख हैं उनके दिमाग में रही होगी कि इसका मतलब ये जो इसके बारे में बड़ी बात की जाती है कि M-17 हेलीकॉप्टर जो है वेदर प्रूफ है, ये गलत है। तो खौफ या तो मोदी जी को रहा या एसपीजी चीफ को रहा, और उन्होंने तय किया कि मोदी जी जो है सड़क के रास्ते से पहले हुसैनी वाला जाएंगे, भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु की समाधि पर उनको फूल चढ़ाएंगे। फिर उनके बाद उनको 1 घंटे का एक कार्यक्रम था, एक शिलान्यास करना था और वहाँ पर भाषण देना था। और उसके बाद जो है मोदी जी को फिरोजपुर जाकर जो है बीजेपी की रैली को, जिसे अनऑफिशियल प्रोग्राम कहते हैं वो, उसमें जाकर जो है शिरकत करनी थी और वहाँ पर भाषण देना था। और उसके बाद वो 3:30 बजे उन्हें वहाँ से चलना था हवाई जहाज से, और 4:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर जाना था। अब हुआ क्या कि अचानक जो वेदर बिगड़ा, वो उसकी जो एक समझिए भनक ना तो एसपीजी ने लगाई, ना बीजेपी ने लगाई,
न मोदी जी ने लगाई। और इसकी वजह मुझे साफ नज़र आती है कि जहाँ पर फिरोजपुर में रैली थी, जहाँ पर 70,000 कुर्सियाँ लगाई गई, तो आप देखेंगे वहाँ पर एक भी टेंट नहीं लगाया गया जनता के लिए, सारा खुले में था। जो शिलान्यास का कार्यक्रम था वो भी खुले में था, और हुसैनी वाला में जो मेमोरियल है वहाँ वो भी खुले में था। यानी मौसम का किसी ने भी या अंदाज नहीं लगाया या अनप्रेडिक्टेबल, जानबूझ के नहीं देखा। ये एक तरह से भूल चूक जो है मौसम विभाग की भी कहूंगा और एसपीजी के प्रमुख की भी कहूंगा। नहीं तो हमेशा जानते हैं, हम भी देखते हैं कि बच्चे की शादी करनी है। अब तो इतना आसान है कि गूगल पे आप देख लीजिए 1 महीने बाद का। नहीं, मेरे एक मित्र हैं, वो नासा में काम करते हैं, उनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने 6 महीने पहले अमेरिका के पर्टिकुलर शहर में निकाल लिया कि यहाँ मौसम इतने घंटे में कितना रहेगा, और उसके हिसाब से उन्होंने प्रोग्राम एडजस्ट किया। और उसकी एक्यूरेसी इतनी थी कि 8:30 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ तो 8:35 पर बरसात हुई वहाँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब तो बहुत आसान हो गया, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं किया होगा। तभी आप देखिए कुर्सियां खाली थी और लोग जो है कुर्सियों को उल्टा करके जो है अपने सर पे रख रखी थी। तो अब ये सवाल आता है कि मोदी जी सड़क के रास्ते से जाएंगे, ये फैसला किसने किया? या तो एसपीजी चीफ कहेंगे मैंने किया, या मोदी जी ने किया। तो जो एक ब्लू बुक है एसपीजी की, जो प्रोटोकॉल की है, बड़ी सीक्रेट बुक होती है, उसमें सारा लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब हमने नरसिम्हा राव पर जेएमएमपी ब्राइबरी केस डाला और उसमें यह हुआ कि नरसिम्हा राव को जो है सजा हो सकती है, दूसरा ये था कि नरसिम्हा राव को उससे पहले अदालत में जाकर एज ए मुलजिम पेश होना पड़ेगा, तब इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने याचिकाएं डाली थी। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसपीजी प्रोटेक्टेड आदमी और एसपीजी जो है उनका रिश्ता जो है छाया और शरीर का है। यानी प्रोटेक्टेड जो है वो जो है आदमी शरीर है और एसपीजी उसकी छाया है, छाया की तरह उसके साथ रहेगी। बिल्कुल। और ये तक सवाल आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान की हर सिविल एजेंसी को, सरकारी एजेंसी को, हिंदुस्तान की मिलिट्री को, मिलिट्री के एस्टेब्लिशमेंट को, हिंदुस्तान के हर विभाग को, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, उसे एसपीजी का आदेश मानना पड़ेगा। तो ये जो बात हो रही है कि पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो है धोखा किया, ये पंजाब सरकार ने ये किया, ये एक तरह से लगता है कि एसपीजी चीफ को या मोदी जी को या बीजेपी की जो स्मृति ईरानी है या जेपी नड्डा है, उन्हें कम से कम सुप्रीम कोर्ट का वो रूल पढ़ लेना चाहिए जो एसपीजी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मुकदमे के दौरान नरसिम्हा राव के मामले में दिया था। अब आपकी बात में सोच रहा था कि जब यह हुआ कि मोदी जी सड़क के रास्ते जाएंगे, तो जो रास्ता आपको पता है, जैसे आप दिल्ली से मैं कहूँगा जैसे जम्मू से आप कश्मीर जाएं, तो अगर सड़क के रास्ते जाते हैं तो 14 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर आप हवाई जहाज से जाएं, यानी हवा के रास्ते से जाए तो 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। वो अनाउंस करेगा जी अभी हम उड़े हैं और अब पहुंच गए, तो यूं झांक के देखो तो पता लगे आ गया जी श्रीनगर। तो जब आप हेलीकॉप्टर से जाना है वो रास्ता 5 मिनट में कवर होता, 15 मिनट में कवर होता। अब जब सड़क के रास्ते मोदी जी जा रहे हैं तो हुसैनी वाला का रास्ता जो था 2.5 घंटे का था, यानी 87 किलोमीटर का रास्ता 2.5 किलोमीटर में सड़क से पार कर सकते हैं। अब मोदी जी जो है ऐसे आदमी हैं जो भीड़ जीवी हैं, वो हमेशा भीड़ का ध्यान रखते हैं, रैली में भीड़ आ रही है नहीं आ रही है। आपको याद होगा उन्होंने पटना से जब वो एयरपोर्ट पे उतरे और पटना की रैली में जा रहे थे पिछले बिहार के चुनाव में, तब वो कह रहे थे मैंने सड़क के किनारे देखा लोग जो है रास्ते में भीड़ लगाकर जो है आ रहे हैं अभी तक पहुंचे नहीं होंगे। तो मोदी की रैली जो थी वो 2:30 बजे थी। अब उसमें जो है पूरे पंजाब के लोग 70,000 लोग, कम से कम 4,000 बसें, कम से कम 5,000 टैक्सियां और कार, ये सब लोग सड़क पे चल रहे होंगे। अब सड़क पे 5,000 लोग अगर फिरोजपुर के लिए चल रहे हैं और उनका विरोध कौन कर रहे हैं? वहां के किसान कर रहे हैं। तो किसान भी हर नौके पे, हर गांव में, हर सड़क पर उनका विरोध कर रहे थे। तो सड़क पर किसान भी मौजूद थे, सड़क पर मोदी जी की 3,000 बसें भी मौजूद थी। तो इसलिए अचानक जब एसपी ने सड़क पर बताया लोगों को कि मोदी जी का कारवां आ रहा है, तो वो किसान संगठन के लोगों ने कहा कि पहले तो हमें लगा कि ये हमें झूठ बोल रहा है कि सड़क खाली कराने के लिए, और बोले जब हमें पता चला कि मोदी जी आ रहे हैं, अगर हमें पहले पता होता है कि मोदी जी आ रहे हैं तो हम सड़क नहीं रोकते, क्योंकि हमारा जो विरोध है वो सैद्धांतिक है, आदर्श के रूप पर है, हमें मोदी जी से व्यक्तिगत कोई यानी रंजिश नहीं है। सही। तो उन्होंने कहा
अब हुआ क्या कि जब मोदी जी का कारवां जहाँ रुका, वो 1 बजे के करीब की बात है, तो उसमें जो शॉट आ रहे हैं, विजुअल आ रहे हैं कि एक तरफ नारे लग रहे हैं मोदी मुर्दाबाद, और मोदी जी का जो खुद की गाड़ी है, यानी जो जैमर मोबाइल व्हीकल होता है, उसके पीछे मोदी जी की गाड़ी है, उसके पीछे बीजेपी के झंडे लेके लोग जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जी जी, दोनों किस्म की आवाज, तो दोनों किस्म के लोग आ रहे हैं। तो एक तरह से सड़क पर आवाजाही हो रही थी और एसपी ने लोगों को हटाने की कोशिश की। खुद पुलिस के बहुत सारे जो वाहन थे जो कि रैली के लिए जा रहे थे और जगह के लिए जा रहे थे, वो भी जाम में फंसे हुए थे। उस तस्वीर में बाकायदा ट्रक तक नजर आ रहे हैं, सब चीज नजर आ रही है। हाँ। तो ऐसी हालत में मोदी जी का जो वाहन है ये फंस गया। ये ऐसी बड़ी बात नहीं कि आसमान गिर गया, क्योंकि आसमान गिर गया मैंने खुद कई बार देखा है। 2011 में 12 में जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, तो जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनकी गाड़ी 2-3 बार जो है रेल भवन के बाहर 15-15 मिनट फंसी रही, क्योंकि वो रास्ता लोग लड़के जाम कर देते थे। निर्भया के टाइम ये हुआ कि मनमोहन सिंह जो है वहां जा रहे थे अपने कैबिनेट सेक्रेटरीट के पास, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है, तो उनकी गाड़ी 45 मिनट अटकी रही। अखबार में अगले दिन फ्रंट पेज पे आई, प्रधानमंत्री 45 मिनट जो है जाम में फंसे रहे। तो जाम कोई ऐसी चीज नहीं है जो जानबूझ के की गई है। अब ऐसी हालत में जाम में फंसने को ये बना लेना इशू कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, और प्रधानमंत्री इतना डर जाए कि वो कहें जी कि मैं जिंदा लौट पाया, यानी जिंदा लौट पाया। मोदी जी किसी अंधेरे कुएं में किसी ड्रैगन से लड़ने थोड़ी गए थे कि जी छोटी सी तलवार थी और वो जो बाल नरेंद्र जो है गए और जो मगरमच्छ है उससे लड़ाई लड़ी उन्होंने। तो मोदी जी तो सावधान रूप में अपनी गाड़ी में बैठे थे। और एक तीसरी बात आपने गौर नहीं की, वो ये थी कि मोदी जी जब पहली बार बठिंडा से हुसैनी वाला जाते तो वहां पर जो बठिंडा में उनकी कार थी वो बदल जाती, और जब वो वहां से फिरोजपुर जाते तो फिरोजपुर में जब वो हेलीकॉप्टर से उतरते और रेली स्थल तक जाते तो तीसरी कार होती। जी। उसमें उनका सामान था, उनके पढ़ने लिखने का सारा सामान जो था, जो भाषण उन्होंने देना था, जो ड्रेस थी, तीनों गाड़ियों में एक ड्रेस थी, क्योंकि मोदी जी को एक ड्रेस तो वहां बदलनी थी हुसैनी वाला के बाद, और एक ड्रेस बदलनी थी रैली से पहले, और एक ड्रेस जो है रैली से जब वो चलते और जब वो रास्ते में वहीं पर रैली पे बदल कर फिर वो हवाई जहाज में बैठते, और चौथी ड्रेस तो वहां थी हवाई जहाज में जो उन्हें पहन के उतरना था दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो मोदी जी को एक दिक्कत ये भी हो गई, कई बार औरतों को होता है कि मेरा अगर वैनिटी बॉक्स, जैसे मेकअप बॉक्स बोलते हैं, अगर वो कहीं खो जाए तो शादी उसकी सारी डिस्टर्ब हो जाती है। कहती ज्वेलरी भी रह गई उसमें, मेरा मेकअप का भी रह गया, मैं तो बुढ़िया बदसूरत लगूंगी, खूसट बुढ़िया लगूंगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उसको कोई मतलब नहीं है। अब मैं सोचने लगूं कि मेरी टाई का रंग अच्छा नहीं है और मैं उसी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में मर जाऊं, लेकिन अगर मैं टाई जीवी हूं, टाई दिखाकर, ये ड्रेस दिखाकर ये आपको प्रभावित करना चाहता हूं, तो मेरे अंदर जो मेरा आत्मविश्वास है वो मेरे जूतों में समा जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मोदी जी की एक चिंता ये हो गई, और एक सबसे बड़ी चिंता वो ये थी कि मोदी जी का शेड्यूल जो था बड़ा टाइट था। उन्हें 10:30 बजे वहां पहुंचना था बठिंडा एयरपोर्ट, वहां से 3:30 बजे तक ये तीनों कार्यक्रम पूरे करके 4:30 बजे दिल्ली पहुंचना था। अब जब मोदी जी सड़क के रास्ते गए तो वो 1:30 बजे मान लीजिए वहां हुसैनी वाला पहुंचे 1 बजे, फिर वो वहां से चलते तो 3 बजे पहुंचते सभा स्थल पर, 3 बजे से 4 बजे तक रैली करते, 4 बजे के बाद उन्हें वापस आने के लिए फिर 3 घंटे चाहिए थे। 3 घंटे आके बठिंडा पर पता चला कि उनका जो हवाई जहाज जो है वो इसलिए नहीं उड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पर आर्मी के जहाज जो है वो रात को नहीं उड़ते और मौसम वैसे खराब था। तो इसलिए मोदी जी का दिमाग जो है चाचा चौधरी से तेज चलता है। अच्छा, बचपन में हम प्राण के कार्टून पढ़ते थे, उसमें लिखा होता था मोदी जी का दिमाग जो है नहीं, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो मैं उसे कहता हूँ कि मोदी जी का दिमाग जो है चाचा चौधरी से तेज चलता है। जी। तो मोदी जी ने आन बान शान में तुरंत फुरत एक रणनीति अपनाई और उन्होंने कहा कि इस मौके का कैसे फायदा उठाया जाए। जैसे उन्होंने कहा ना कि बादल है तो हम इसका फायदा उठाकर जहाज ले आ सकते हैं, या उन्होंने कहा कि चीन अंधेरा है, लाइट गई हुई है, तो इसका फायदा उठाकर हम चीन पे हमला कर सकते हैं। तो मोदी जी तुरंत फायदा देखते हैं। तो मोदी जी को जब उनके लोगों ने बताया कि 70,000 की भीड़ है, वहां पर कुर्सियां लगाई गई हैं लेकिन जनता नहीं आ रही, जनता को लोगों ने रोक लिया है और 700 के करीब लोग पहुंचे हैं सभा स्थल पर, लोग नहीं है, बरसात हो रही है और लोग अटके हुए हैं जगह जगह। तो मोदी जी का दिमाग जो था, मैं कहता हूं जो चाचा चौधरी की तरह चलता है, उन्होंने कहा इस समस्या का फायदा कैसे उठाते। तो मोदी जी को लगता है कि उनकी जान जो है देश में सबसे प्यारी है, वो मुश्किल को जो है वो अवसर में बदलने का उनका नहीं, वो उनका एक अलग मैं नहीं समझता कि दिमाग में क्या है। क्योंकि मेरे जैसे आदमी, मेरे से जब भी कोई आदमी मिलता है, मुझे 10 साल से तो मैं जानता हूँ, और नरसिम्हा राव पे जब मैंने मुकदमा डाला, जब मैंने दिल्ली में जो स्पेशल सेल का एसीपी था राजवीर, उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई की, तो हर आदमी मेरे से हिंदुस्तान में एक ही सवाल करता है, आपको डर नहीं लगता?
हर आदमी मुझे कहता है डर नहीं लगता। हाँ। तो मैं उसे कहता हूँ भाई डर के बारे में मेरा एक सोच बड़ा सीधा है कि मैं उन्हें कहानी सुना देता हूँ जी। वो कहानी ये है कि एक नवाब मर गया, और नवाब मर गया तो नवाब मरने के बाद जो है उस राज्य में परंपरा थी कि जो भी नया नवाब बैठेगा उसको नवाब बनने के बाद 30 दिन के अंदर जंगल में जाकर शेर का शिकार करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो शेर का शिकार करना पड़ेगा। तो नवाब ने, हर का आदमी कहता भाई नवाब बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, तो उसे प्रधानमंत्री या नवाब बना दिया। अब बना दिया तो उसको सेनापति ने कहा जी 30 दिन बाद हमें जो है शेर का शिकार करने जाना है। तो नवाब की टांगे कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, कलेजा मुंह को आ गया। तो उसने कहा हकीम ने कि जराम मैं आपको ऐसे कुश्ते दूंगा कि आपकी ताकत बढ़ जाएगी और आप जो है शेर का शिकार कर ले। तो नवाब ने कहा भाई तू कर। तो उसे सोने के, चांदी के, पता नहीं कौन कौन से कुश्ते और भस्म बनाकर जो है उसको दिए नवाब को, और खूब पैसा सरकार का खराब किया। अब जिस दिन हाका पड़ना था तो जंगल गए, जंगल में एक मचान बैठ गई, मचान पर नवाब साहब को बैठा दिया। नवाब साहब के हाथ में दुनाली बंदूक दे दी और 303 की उसमें कारतूस था। अब वो हाका हुआ तो शेर सामने आया, शेर सामने आया तो वो दाड़ा तो नवाब साहब के हाथ से जो है वो बंदूक जो थी कांप के गिर गई। अब गिर गई तो शेर को क्या करें। तो बाकी सैनिक जो थे जो उसे हाका लगा के आए थे उन्होंने मार दिया बल्लम से। और फिर नवाब साहब नीचे उतरे, उनका पजामा जो है गीला हो गया था, 15-20 मिनट में हो जाता है आदमी का गीला। तो वो जो है जब गीला हो गया तो उनको खैर फोटो खिंचाई गई कि नवाब साहब ने अपना जो बायां पैर है उसके ऊपर रखा, दुनाली पकड़ी और बड़े मजे से फोटो खींच गई। अब फोटो तो खींच गई, जब घर आए तो वो महल में जो सेनापति है वो उससे जलता था हकीम से। उसने कहा जनाब इसने आपको इतने महंगे कुश्ते खिलाए, सब खिलाया, और वक्त पे तो आपकी जो है बंदूक ही गिर गई। तो नवाब ने बुलाया उसे, कभी आ इधर कि तूने इतने कुश्ते खिलाए, ये खिलाए, बंदूक तो मौके पे चली नहीं, गिर गई। तो उसने कहा जनाब मैंने आपको ताकत की दवाई दी थी, हिम्मत की नहीं दी थी। ये तो मैं लोगों को ये बताता हूँ अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप पहाड़ से भी टकरा सकते हैं, हर एक से लड़ सकते हैं। अब ये हिम्मत की दवाई वाली कहानी जो है आप समझिए 15 मिनट का जो खेल है, जो ब्रिज पर मोदी जी की गाड़ी अचानक रुक गई और उससे पहले उन्होंने बता दिया। लेकिन आपने उसमें पजामा गीला होने की बात कैसे कही, इसका कैसे अंदाजा आपने लगाया? ऐसा है जब भी आदमी घबराता है उसके हाथ पांव कांपते हैं तो या तो उसे दिल का दौरा पड़ता है या उसका पजामा गीला हो जाता है। बल्कि वो ज्यादा आसान है। नहीं, दिल का दौरा नहीं पड़ा, नहीं मतलब दिल के दौरे में ज्यादा खतरा है, पजामा गीले होने में तो कोई खतरा नहीं। गीला भी हो जाए, कई बार पीला भी हो जाता है। इस बात पे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमें देखिए एसपीजी प्रोटेक्टेड आदमी की इज्जत करनी चाहिए और एसपीजी की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा हमेशा मानना है। मैं यार एक चीज़ आपसे मालूम करने वाला था, क्योंकि मैं इंटरनेशनल खबरें देखता हूँ। अभी हाल ही में वो ईरान इजराइल के बीच में बहस हो रही थी, तो ईरान ने ये कहा कि इजराइल को हम पर हमला करने में 8 से 11 मिनट लगेंगे जी, और हम 1 से 2 मिनट में कर देंगे, क्योंकि हमने पड़ोस में हमास को, हिजबुल्लाह को, इनको बिठा रखा है। तो मैं जो समझने वाला हूँ वो ये चाहता हूँ आपसे कि ये एसपीजी सड़क से कितनी दूर तक साफ कर सकती है। कितना भी सड़क साफ कर लें, किसान तो हर जगह सड़क से कुछ दूरी पर गांव में बैठा है, वो रास्ता रोक सकता है। तो क्या आपको लगता है कि अब आने वाले वक्त में किसान हर जगह इसी तरह से रोकेगा? क्या देखिए, दो गलतफहमी निकाल दो कि किसान ने मोदी का रास्ता रोका, इसके लिए किसान वहां पर सड़कों पर नहीं थे। किसानों ने पहले घोषणा कर दी थी हम मोदी की रैली नहीं होने देंगे, और मोदी की सभा में जो लोग जाएंगे उनको रोकने के लिए वो किसान वाकई पहले से ही सड़क पर थे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी गाँव से जाएगा वो गद्दार माना जाएगा। वो सड़क पर थे ऑलरेडी। ये नहीं है कि उनको एक लीक की गई कि मोदी इस रास्ते से गुजरे तो आ जाओ। मोदी जी अचानक उस रास्ते से गुजरे, ये मोदी जी वाली एक आफ्टर थॉट है। मोदी जी के ना आने पे भी किसान वहीं मिलते। जी। तो एक तो ये बात निकाल दीजिए कि एसपीजी से सूचना लीक हो गई या पंजाब सरकार ने सूचना लीक कर दी। और दूसरा जो है आपने कहा कि कितनी दूर तक एसपीजी का दायरा है। एसपीजी का दायरा आप इस बात से समझा सकता हूं मैं आपको, नरसिम्हा राव वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी कि प्रोटेक्टेड को बचाने के लिए तो एसपीजी कुछ भी कर सकती है। यहां तक एसपीजी को अगर राष्ट्रपति को गोली मारनी पड़े, मैं इतना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो भी मार सकती है प्रधानमंत्री को बचाने के लिए। इसीलिए जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के यहां जाता है तो राष्ट्रपति की तलाशी होती है। अच्छा, आप किसी भी बड़े आदमी को अपने घर बुला लें जिसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हो, जिसको एसपीजी मिली हो, तो आपके घर की पूरी तलाशी की जाएगी कि आपके घर आ रहे हैं, यानी कि आपके जो खाने के डिब्बे हैं
नमक का जो डब्बा है उसकी भी जांच होगी, इसमें क्या रखा है, कहीं इसमें कोई विस्फोटक तो नहीं है। तो आपको लगेगा साला घर मेरा है और मेरी ही पूरी जांच हो रही। तो जो लोग बुलाते नहीं है बड़े आदमी को अपने घर, समारोह में बुला लेते हैं कि भाई यहाँ जांच कर लो। घर बुलाना तो आफत को बुलाने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि एसपीजी को पूरी पावर है, वो गोली चला सकती है, बम चला सकती है, और बीएसएफ के अंडर में है ये। अभी मोदी जी ने फैसला किया कि 50 किलोमीटर जो बॉर्डर का रास्ता है, हुसैनी वाला जो है 10 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, फिरोजपुर बॉर्डर के साथ ही है, तो वहां पर तो बीएसएफ का कब्जा है आज के दिन। तो बीएसएफ हो गई, उसके बाद जो है एसपीजी हो गई। तो एसपीजी की ताकत में ऐसे कहता हूं, ऊपर भगवान है नीचे एसपीजी है। तो एसपीजी प्रोटेक्टेड आदमी को अगर ये लगता है कि मैं जिंदा लौट आया, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि ये जो एसपीजी वाले हैं गधे हैं, ये किसी काबिल नहीं है। ये तो एसपीजी के डायरेक्टर को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि भाई तू हमारे ऊपर इतनी जो है सुरक्षा का भाव अपने अंदर लाकर हमारी पब्लिक बेइज्जती क्यों कर रहा है। मैं कहता हूं हिंदुस्तान में एसपीजी प्रोटेक्टेड आदमी का मारा जाना दुनिया का सबसे असंभव कामों में से एक है। अमेरिका के राष्ट्रपति को आप मार सकते हैं, चीन के राष्ट्रपति को मार सकते हैं, पुतिन को आप मार सकते हैं, हिंदुस्तान के एसपीजी प्रोटेक्टेड आदमी को आप नहीं मार सकते। सिर्फ यमराज ही ये काम कर सकता है। ये बड़ी बात है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इसके चुनाव वाले एंगल पर, जो किसानों वाला मामला है। अब से पहले पिछले तकरीबन 2 हफ्ते में उत्तर प्रदेश में कई रैलियां कैंसिल हुई, कई रैलियों में लोग नहीं पहुंचे, कुर्सियां खाली रहीं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे फिरोजपुर में रहीं। तो और अब ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि किसान जहां भी जाएंगे बीजेपी के लीडर उन्हें वो रोकेंगे, रास्ता रोकेंगे, जो भी करेंगे वो मुखालफत करेंगे। ऐसी हालत में अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा? इलेक्शंस में बीजेपी के नेता निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे? देखिए ये बड़ी अजीब सी बात हुई। हाँ। किसान आंदोलन पिछले साल जो है इन्हीं दिनों जनवरी में है। हाँ। लाल किले की घटना के बाद ये माना जा रहा था कि अब ये उतार पर आ गए। जी जी जी। तो इन्होंने उनको ये तंबू उखाड़ने शुरू किए। हाँ। और उसके बाद हमने देखा कि राकेश टिकैत ने जो रोए और चैनलों ने कहा देखो ये राकेश टिकैत का तंबू उखड़ रहा है, ये घर वापस जा रहा है। तो रोने से जो बलवा पैदा हुआ उससे किसान आंदोलन दोबारा जिंदा हो गया। आप पूरी जान पड़ गई साहब। दूसरी बार आप नवंबर में देखेंगे मोदी जी ने कहा मैं किसानों से माफी मांगता हूं, मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई, तपस्या में कुछ कमी रह गई, और उन्होंने किसान बिल वापस ले लिए। तो लोगों ने कहा किसान बिल के वापस होने के बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया। कई बीजेपी वाले और दूसरे लोग कहते थे कि अब किसान आंदोलन का जो नुकसान बीजेपी को हो रहा था वो खत्म हो गया, अब बीजेपी को उससे फायदा होगा। अब जो है ये तीसरा चरण जो है कल का है, ये मोदी जी की गलती की वजह से किसानों के अंदर उनका हौसला जो है 100 गुना ज्यादा हो गया है। किसान आंदोलन का तीसरा चरण है जिसे क्लाइमेक्स वाला चरण कहते हैं, जिसे कहते हैं पोस्ट इंटरवल फिल्म जो होती है, मजा तो उसी में आता है। तो वो शुरू हो गया है। किसान को अपनी ताकत पता चल गई है, किसान को पता चल गया है कि हर कस्बे में, हर गांव में, हर सड़क पर, हर पगडंडी में हमारा राज है। और ये पंजाब के किसान ने जो अब रास्ता दिखाया है, इसकी जो धमक है वो यूपी के, पश्चिम यूपी के किसानों में भी पहुंचेगी और पश्चिम यूपी से चलते चलते उत्तराखंड भी पहुंचेगी। और अब जो है किसान जो है, क्योंकि किसानों को एक मुद्दा मोदी सरकार ने दे दिया है, अजय कुमार मिश्रा उर्फ टैनी के बेटे को जब ये प्रूव हो गया कि उसने जानबूझकर किसानों को मारा था, उसके बेटे ने जानबूझकर उन पर गोली चलाई थी और चार्जशीट फाइल हो गई सुप्रीम कोर्ट के पहल की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की वजह से, और टैनी को ये नहीं हटा रहे। अब किसान का झगड़ा यह है कि टैनी को हटाओ। मोदी कहते हैं कि टैनी को नहीं हटाऊंगा, क्योंकि मोदी जी जिद्दी आदमी है। वो पहले ये भी कहते थे मैं 3 किसान बिल वापस ही लूंगा। लोग हमें खुद कहते थे, आपको भी कहा होगा लोगों ने कि मोदी है इसको नहीं जानते, झुकना नहीं जानता, बिल्कुल ये 3 किसान बिल वापस नहीं लेगा। लेकिन मोदी हमने देखा कि चीन के आगे भी झुक गया, फिर हमने देखा कि वो किसान के आगे भी झुक गया। अब जो है टैनी को भी हटाना पड़ेगा ऐसे, और ये किसान आंदोलन नई करवट ली है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन अगर चुनाव डिक्लेयर कर देता है तो किसान आंदोलन इतना ताकतवर होकर उभरेगा कि पता चलेगा कि इनके बूथों पर इनकी जो मेजें और कुर्सियां होंगी वो लग नहीं पाएंगी आदि कॉन्स्टिट्यूंसी। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए चुनाव पर क्या कुछ असर होने वाला है किसान आंदोलन का, वो उसका इशारा मिला है कल प्रधानमंत्री जी के रास्ते में रोके जाने से या रुकने से, जो भी कुछ हालत हुई जो आपने बताया। लेकिन चेन्नई ने बड़ी यानी मैं कहूँगा चेन्नई जो है एक तरह से जो अभी तक कहते थे ना चाणक्य राजनीति का जो है वो अमित शाह, चेन्नई ने प्रूव कर दिया 7 सेकंड में कि भाई 70,000 कुर्सियां लगाई थी, 700 लोग आए तो रैली तो रद्द करनी थी, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। हाँ, ये उन्होंने बिल्कुल एक तरह प्रधानमंत्री जी के बयान को एकदम
जिसे कहते हैं तीर सीधा कलेजे के अंदर आर पार हो गया। जी जी जी, ये बहुत ही अहम बात है। और हम चूँकि बातें आपकी बहुत दिलचस्प होती हैं और सोशल मीडिया पर ज़रा हमें एक सीमा का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ बात रोक रहे हैं। लेकिन आपने जो बात बताई वो बहुत ही अहम है। इलेक्शन में क्या कुछ होने वाला है वो हमारे सामने नज़र आने लगा है। आने वाले वक्त में देखेंगे क्या क्या होगा। रविंद्र जी की बात कितनी सच्ची होगी, क्या कुछ होगा, आने वाला वक्त बताएगा। अब से पहले भी कई भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, खासतौर पर वेस्ट बंगाल के बारे में आपने कहा था, वो भविष्यवाणी आपकी पूरी हुई। उसके शाहरुख खान के बेटे पे भी हमने कहा, हाँ, कई मौकों पर आपकी बात का भी कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, हर मौके पर आपने जो बात कही टाइम से पहले वो पूरी होकर के रही। अब आने वाले वक्त में देखेंगे क्या कुछ होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।